नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज अपना टॉपिक रहेगा अल्टरनेटर। तो आज बात करेंगे अपना अल्टरनेटर के बारे में। भी अल्टरनेटर होता क्या है, कितने इसके भाग होते हैं, कितने इसके प्रकार होते हैं, क्या इसमें होता है। तो देखो भाई, अल्टरनेटर को हिंदी में बोला जाता है, क्या हिंदी में इसको बोला जाता है प्रत्यावर्तक। क्या हिंदी में इसका नाम है प्रत्यावर्तक। क्या प्रत्यावर्तक, हिंदी में इसको प्रत्यावर्तक बोला जाता है। क्या प्रत्यावर्तक। अब देखो, अल्टरनेटर है, इसको दो अन्य नामों से और जाना जाता है। दो अन्य नाम कौन से इसके, एक तो इसे कहा जाता है एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, ठीक है। एक इसे कहा जाता है सिंक्रोनस, सिंक्रोनस जनरेटर। एक इसे कहता है सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर। इसे कहते हैं क्या हिंदी में धारा प्रत्यावर्तक। भाई अल्टरनेटर को आप क्या कहोगे, एसी जनरेटर भी कह सकते हो। इसको कहते हैं प्रत्यावर्तक, धारा प्रत्यावर्तक। इसे कहोगे तुल्य कालिक जनरेटर, तुल्यकालिक जनरेटर। यहां तक आपके पास समझ में आने चाहिए भी अल्टरनेटर को किन किन नामों से जाना जाता है। अब बात आगे करते हैं कि भाई जो आपका अल्टरनेटर है, ये अल्टरनेटर करता क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अब ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब बात करें यहां से इसके सिद्धांत की, भाई ये कौन से सिद्धांत पे काम करता है। तो अगर मैं यहां से सिद्धांत की बात करूं तो ये करता है फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर, ठीक है। यहां तक आपके पास समझ में आनी चाहिए। भाई अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह सिद्धांत पे कौन सा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे ये काम करता है। अब देखो, फैराडे नामक एक वैज्ञानिक था, उसने ये कहा था कि किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से घुमाया जाए, इस तरह से गतिमान करवाया जाए कि वो फ्लक्स का छेदन करे। क्या, फ्लक्स का छेदन करे और वहां विद्युत वाहक उत्पन्न हो। अब इस नियम को पूरा करने के लिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम को पूरा करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ जाती है। तीन घटक आपके पास होने चाहिए। वो कौन से, एक तो होता है आपका चालक, एक होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, एक होती है आपकी सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। अब ये तीन घटक आपके पास होना आवश्यक है, तब ये नियम आपका लागू होगा। अब फैराडे नामक वैज्ञानिक ने यह कहा था कि या तो चालक घूमने वाला होना चाहिए या फिर चुंबकीय क्षेत्र घूमने वाला होना चाहिए। इन दोनों में से एक चीज घूमने वाली होनी चाहिए। क्या, एक चीज घूमने वाली होनी चाहिए, तब जाके आपका गतिज प्रेरण सिद्धांत लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर आपका चालक घूम रहा है या फिर चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, इन दोनों में से एक घूमता है अगर कोई, तो वहां से एक सिद्धांत बन जाता है। क्या, उसे बोला जाता है गतिज, कौन सा है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता वहां, गतिज प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाते हैं।
भाई अगर आपका चालक घूम रहा है या फिर चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, दोनों में से एक घूम रहा है और एक घूमने के बाद में वहां ईएमएफ पैदा हो जाता है। कौन सा? गतिज प्रेरित ईएमएफ। और ये कहाँ आ जाता है, कहाँ पर होता है? एसी व डीसी जनरेटर के अंदर। कहाँ? डीसी जनरेटर के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपकी बात समझ में आनी चाहिए। फिर आगे की बात अपन करते हैं कि अगर ये दोनों स्तर रहते हैं, नहीं चालक घूम रहा नहीं आपका चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा, तो पीछे थोड़ा सा चलना होगा। वहां देख, कहाँ? ट्रांसफार्मर के अंदर, जो पीछे अभी क्लास खत्म हुई है अपनी कल ही, वहां से आप एक चीज देखना कि जैसे अपने ट्रांसफार्मर में कौन सा घूर्णनीय भाग घूम रहा था, कोई सा भाग नहीं घूम रहा था, लेकिन फ्लक्स का छेदन हो रहा था। भाई प्राइमरी घूम रही थी या सेकेंडरी घूम रही थी, कोई सी वाइंडिंग नहीं घूमती, कोई कोर नहीं घूम रही थी, कोई घूर्णनीय भाग उसमें लगाया हुआ नहीं था, स्थिर था पूरा, उसमें घूर्णनीय भाग होता ही नहीं है ट्रांसफार्मर में, फिर भी आपका फ्लक्स का छेदन हो रहा था। क्या? फ्लक्स का छेदन हो रहा था। तो उसमें क्या हो जाता है कि चालक और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य एक सापेक्ष गति सी बन जाती है, सापेक्ष गति बन जाती है। तो वहां से ईएमएफ जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्थैतिक ईएमएफ। और ये कहाँ होता है? एक तो आपके ट्रांसफार्मर में जो हमने पढ़ लिया, एक होती है आपकी इंडक्शन मोटर के अंदर, स्थैतिक ईएमएफ पे काम करती है, वो ईएमएफ उत्पन्न करती है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। एक नोट लगा के एक बात आपको जरूर याद रखनी है कि जो आपका फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत जहां लगता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत जहां पे भी लगता है, वहां हमेशा गतिज प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होगा। एक बात तो ध्यान रखना, ये सदैव एसी उत्पन्न करेगा। तीसरी बात, हमेशा चालक में उत्पन्न होगा, हमेशा चालक में उत्पन्न होगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्या? कि जहाँ भी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत नियम जहाँ लगता है, वहाँ एक चीज घूर्णनीय भाग होती है, चाहे चालक होता है या चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो सदैव ईएमएफ जो उत्पन्न होता है वो गतिज प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है, सदैव एसी उत्पन्न करता है और हमेशा चालक के अंदर होता है। कि देखना पीछे जो अपने जनरेटर पड़ा था उसमें आर्मेचर जो उत्पन्न करा था वो एसी करा था, लेकिन कम्यूटेटर के माध्यम से आप आउटपुट में उसको बदल कर क्या ले रहे थे? डीसी। वो कम्यूटेटर का काम था, लेकिन आर्मेचर में तो एसी उत्पन्न हुई थी। ठीक है, बाकी यहाँ ले लो अल्टरनेटर के अंदर, अल्टरनेटर सदैव एसी उत्पन्न करता है और अपने को आउटपुट में भी एसी चाहिए, इसलिए हम एसी बार इसी आउटपुट में ले लेते हैं। यहाँ तक जो अल्टरनेटर की बातें मौखिक से आपके सामने है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्या? अल्टरनेटर की संरचना। क्या? अल्टरनेटर की संरचना। तो संरचना के अंदर मैंने अल्टरनेटर को दो भागों में लिया है, एक छोटा अल्टरनेटर, एक बड़ा अल्टरनेटर, ताकि यह पता चल जाए कि छोटा अल्टरनेटर कितने मान का होता है, बड़ा अल्टरनेटर कहाँ कितने मान का होता है। उसके बाद में ये भी पता चल जाता है कि अल्टरनेटर, छोटे अल्टरनेटर में कितनी स्लिप रिंग लगाई होती है, बड़े में कितनी लगाई होती है, छोटे अल्टरनेटर में कौन सा भाग घूर्णनीय होता है और कौन सा बड़े में घूर्णनीय होता है। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, उसके बाद में पढ़ते हैं अल्टरनेटर की संरचना। क्या? अल्टरनेटर की संरचना। अल्टरनेटर की संरचना, अल्टरनेटर की संरचना के बारे में अपन देखते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कौन से अल्टरनेटर में कहाँ उपयोग किया जाता है, कितनी इसके अंदर स्लिप रिंग लगी होती है। तो एक तो आपका हो गया यहाँ से, अगर अल्टरनेटर की संरचना का पॉइंट है, अल्टरनेटर की संरचना। संरचना की अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है छोटा अल्टरनेटर, एक यह आपका बड़ा अल्टरनेटर।
अब आपको पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, छोटा अल्टरनेटर कहाँ काम में लिया जाए, 440 वोल्ट तक, 440 वोल्ट तक। बड़ा अल्टरनेटर होता है वो काम में लिया जाता है कहाँ से, 11,000 किलो वोल्ट से अधिक। ठीक, यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब छोटे जनरेटर के अल्टरनेटर के अंदर एक तो होता है चालक। ठीक है, चालक कहाँ स्थापित किए जाते हैं, आर्मेचर के अंदर। ठीक है, और आर्मेचर छोटे अल्टरनेटर का गुणन करता है, तो आर्मेचर होता है गतिमान। क्या, गतिमान। ठीक, एक होता है छोटे अल्टरनेटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र। अब ये चुंबकीय क्षेत्र कहां उत्पन्न होता है छोटे अल्टरनेटर के अंदर, फील्ड के अंदर, फील्ड पोलो के अंदर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आनी चाहिए छोटे अल्टरनेटर के बारे में। अब करते हैं बड़े अल्टरनेटर में। तो बड़े अल्टरनेटर में एक तो होता है स्टेटर, जो हमेशा स्थिर होता है, स्थिर। एक होता है आपका रोटर बड़े अल्टरनेटर के अंदर। तो बड़े अल्टरनेटर के अंदर कौन घूम रहा है भाई, छोटे अल्टरनेटर के अंदर तो आर्मेचर घूम रहा है, और बड़े अल्टरनेटर का ध्यान रखना क्या घूमता है, रोटर। तो रोटर गतिमान होता है, रोटर गतिमान होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां से बात करें क्या कि छोटे अल्टरनेटर के अंदर आउटपुट लेने के लिए, आउटपुट लेने के लिए स्लिप रिंग की संख्या, कितनी स्लिप रिंग काम में ली जाती है, ये बात आपको ध्यान ही रखनी है कि छोटे अल्टरनेटर के अंदर स्लिप रिंग ली जाती है कहाँ, आउटपुट लेने के लिए, न कि इनपुट के लिए। ठीक है, तो आपका अगर छोटा अल्टरनेटर सिंगल फेज का जो अल्टरनेटर है उसके लिए तो आप लोगे 2 स्लिप रिंग। कितनी, 2 स्लिप रिंग काम में लोगे। अगर आपका छोटा अल्टरनेटर है और वो सिंगल फेज का है तो वहां आपको लेनी है 2 स्लिप रिंग। अगर आपका अल्टरनेटर 3 फेज का है और उसके कनेक्शन डेल्टा के अंदर किए हुए हैं तो वहां आपको स्लिप रिंग लेनी है 3। क्या, 3 फेज छोटा अल्टरनेटर है, डेल्टा में उसका कनेक्शन है, तो वहां आप स्लिप रिंग लोगे 3। क्या, 3 स्लिप रिंग काम में लोगे, ये भी बात आपको ध्यान देनी है। इसके बाद में बात करें अल्टरनेटर आपका 3 फेज का है, स्टार के अंदर कनेक्शन है, तो आपको 4 स्लिप रिंग लेनी है, 4 स्लिप रिंग लेनी है। ठीक है, अब बात करें भाई बड़े अल्टरनेटर के अंदर आउटपुट के लिए, तो यहां से एक बात ध्यान रखनी है, आउटपुट के लिए बड़े अल्टरनेटर के अंदर स्लिप रिंग काम में नहीं ली जाती। आउटपुट के लिए स्लिप रिंग काम नहीं आती या नहीं ली जाती। ठीक है, तो यहां आउटपुट कहां से लेते हो, तो यहां आउटपुट लेते हैं टर्मिनल बॉक्स से, बॉक्स दूसरे शब्दों में कहूं मैं वाइंडिंग से। और वाइंडिंग भी आप कितने भागों में करते हो, एक तो या तो डेल्टा में करते हो या स्टार में, लेकिन ज्यादातर डेल्टा के अंदर की जाती है आपकी वाइंडिंग को। ठीक है भाई, बड़े अल्टरनेटर के अंदर आउटपुट लेने के लिए आपको स्लिप रिंग काम में नहीं लेनी है, बाकी वहां से टर्मिनल बॉक्स से या वाइंडिंग से ले लेते हो। और वो तो बात की बात है कि संयोजन डेल्टा के अंदर किए हुए हैं या स्टार के अंदर, लेकिन ज्यादातर अल्टरनेटर के जो कनेक्शन होते हैं वो स्टार के अंदर किए जाते हैं। फिर बात करते हैं आगे की, ये जनरेटर तो होता है छोटा, तो जनरेटर होता है स्वउत्तेजित, स्वउत्तेजित होता है ये अल्टरनेटर, छोटा अल्टरनेटर तो। लेकिन जो बड़ा अल्टरनेटर है,
बट ये पृथक उत्तेजित होता है। अब क्वेश्चन पेपर ये कहे, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर कि जो आप 11 केवी का एक अल्टरनेटर है, उसके अंदर आउटपुट लेने के लिए स्लिप रिंग की मात्रा 0, ठीक है। एक 440 वोल्ट का अल्टरनेटर है, उसके अंदर आउटपुट लेना है तो स्लिप रिंग। तो अगर आपको वहाँ कंडीशन दी होगी कि 3 फेज का डेल्टा के अंदर किया हुआ कनेक्शन तो 3, 3 फेज का स्टार के अंदर किया हुआ है तो 4, सिंगल फेज का 440 वोल्ट का अगर अल्टरनेटर है तो 2 स्लिप रिंग लेनी है। अब बात आ जाए इस पे बड़े अल्टरनेटर पे कि 11 केवी का एक अल्टरनेटर है, उसके लिए आउटपुट के लिए स्लिप रिंग, तो वहाँ स्लिप रिंग काम में नहीं आएगी, क्या आउटपुट के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक अल्टरनेटर है, उसके अंदर स्लिप रिंग की मात्रा होगी तो 2 स्लिप रिंग की मात्रा होती है। वो कौन सी कंडीशन में होती है? जब आप एक्साइटर को जोड़ते हो, एक्साइटर को जोड़ते हो और एक्साइटर के माध्यम से आप रोटर को सप्लाई देते हो। क्या? एक्साइटर के माध्यम से जब आप रोटर को जोड़ते हो, रोटर का संयोजन करते हो, तब वहां 2 स्लिप रिंग काम में आती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि बड़े अल्टरनेटर के अंदर इनपुट देने के लिए 2 स्लिप रिंग काम में ली जाती है, न कि आउटपुट देने के लिए। या ये भी कह सकते हो कि एक्साइटर को रोटर से संयोजित करने के लिए 2 स्लिप रिंग काम में ली जाती है। तो यहां से एक लाइन रखना, पृथक उत्तेजित होता है तो फील्ड को उत्तेजित करने के लिए एक्साइटर काम में लिया जाता है। क्या? एक्साइटर काम लिया जाता है। अब ये एक्साइटर क्या होता है? एक्साइटर एक शंट जनरेटर या कंपाउंड या आपकी बैटरी भी आप एक्साइटर के रूप में काम ले सकते हो, जिसके 230 से लेके 250 वोल्ट तक इसमें काम में लिया जाता है। अब यहां से बड़े अल्टरनेटर के बारे में और नीचे मैं लिखी हुई यहां लिख देता हूं कि एक्साइटर के माध्यम से रोटर को इनपुट देने के लिए 2 स्लिप रिंग काम में ली जाती है। कितनी? 2 रिंग काम में ली जाती है। क्या आपको ये याद ही रखना है कि एक्साइटर के माध्यम से रोटर को इनपुट देने के लिए 2 स्लिप रिंग काम में ली जाती है। क्या? 2 स्लिप रिंग काम में ली जाती है। एक बार मैं दोबारा से रिवीजन कर देता हूं कि जो अल्टरनेटर की संरचना है, इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया है। एक छोटा अल्टरनेटर है, एक बड़ा अल्टरनेटर है। दोनों की अलग अलग विशेषता हो गई कि एक तो छोटा जनरेटर 440 वोल्ट तक होता है, छोटा अल्टरनेटर तो 440, और बड़ा अल्टरनेटर होता है वो आपका 11,000 किलोवोल्ट से अधिक होगा। छोटे अल्टरनेटर के अंदर चालक हो गया आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर करेगा घूर्णन। बाकी एक होता है चुंबकीय क्षेत्र जो पोलो के अंदर स्थापित होता है। छोटे अल्टरनेटर के अंदर आपको आउटपुट लेने के लिए स्लिप रिंग की संख्या अलग अलग जिसमें होती है वो तो क्या कि अगर सिंगल फेज का होगा अल्टरनेटर आपका तो आपको स्लिप रिंग 2 लेनी होगी। अगर 3 फेज का है और इस डेल्टा के अंदर उसके कनेक्शन किए गए हैं तो आपको लेनी है 3 स्लिप रिंग। और अगर आपका 3 फेज का स्टार में कनेक्शन किए गए हैं तो आपको लेनी है 4 स्लिप रिंग। और ये छोटा अल्टरनेटर सब उत्तेजित होता है। ठीक है, अब आओ बड़े अल्टरनेटर के लिए। तो बड़ा अल्टरनेटर 11,000 किलोवोल्ट से अधिक काम में लिया जाता है। इसमें एक स्टेटर होता है जो स्थिर रहता है, एक होता है आपका रोटर जो गतिमान होता है। तो आपके क्वेश्चन पेपर आता है कि बड़े अल्टरनेटर के अंदर गतिमान होता है या अल्टरनेटर के अंदर 11,000 किलोवोल्ट के जो अल्टरनेटर उसमें गति कौन करता है? घूर्णनीय भाग होता है रोटर। क्या? रोटर।
ठीक है। आउटपुट के लिए कोई स्लिप रिंग काम में नहीं ली जाती है। आउटपुट बड़े अल्टरनेटर में कहाँ से लेते हो, या तो टर्मिनल बॉक्स से ले लेते हो या फिर वाइंडिंग से ले लेते हो। तो वाइंडिंग मैंने बताई दी कि दो तरीके से करते हैं अपन, या तो स्टार में कर लेते हैं या डेल्टा के अंदर, लेकिन ज़्यादातर स्टार के अंदर वाइंडिंग की जाती है अल्टरनेटर की, ज़्यादातर आप स्टार में काम में लेते हो। पर ये पृथक उत्तेजित होते हैं। अब इसको उत्तेजित फील्ड को उत्तेजित करने के लिए आप एक्साइटर काम में लेते हो। एक्साइटर शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर या बैटरी को भी आप काम में ले सकते हो। एक्साइटर का जो मान होता है 230 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक को इसका मान होता है फील्ड को उत्तेजित करने के लिए। 230 से 250 वोल्ट तक आप इसमें काम में ले लेते हो। बाद में बात करते हैं कि एक्साइटर के माध्यम से बड़े अल्टरनेटर के अंदर कहाँ स्लिप रिंग काम में ली जाती है। ये बात ध्यान रखनी है कि एक्साइटर के माध्यम से अगर रोटर को आप इनपुट देते हो, रोटर को इनपुट देने के लिए 2 स्लिप रिंग काम में ली जाती है, न कि आउटपुट के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे की बात करें, जो स्लिप रिंग है आपकी, ये जो स्लिप रिंग है ये किसकी बनी होती है स्लिप रिंग? एक तो फास्फोरस ब्रोंज की या तांबे की या फिर पीतल की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के अंदर कई बार आया हुआ है कि स्लिप रिंग बनी होती है, स्लिप रिंग कौन सी धातु की बनी होती है, किस चीज की बनी होती है? तो या तो फास्फोरस ब्रोंज आएगा ऑप्शन के अंदर, या फिर तांबा आएगा, या फिर पीतल आएगा, या फिर वहां आ जाता है कठोर कर्षित तांबा। कठोर कर्षित तांबा तो सही है, कठोर कर्षित तांबा, कठोर कर्षित तांबा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान देनी है। आज अल्टरनेटर का मुख्य सामान्य से परिचय आज आपके साथ हो गया है। बाकी कल करेंगे अगली क्लास में, जो आगे के इसके भाग हैं, इसके आगे का जो वर्णन है अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों बस उम्मीद इतनी रखता हूँ कि आप जो मेरा वीडियो आता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करना। मैं यहाँ आपको हर चीज़ उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा, और बाकी आपका सहयोग भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, लाइक भी करना ही है। इंतजार है, देखिए अब की बार आज के वीडियो में कितने से लोग आप मुझे रिप्लाई देते हैं, कितना सा क्या होता है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।